हाँ भाई, तो क्या हाल है सबके। आज आ चुकी है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो बच्चों की अपने इस चैनल लेट्स क्रैक एनडीएवियर की। सर, सिलेबस कितना आता है एग्जामिनेशन में, कौन सी बुक लें जिससे हमारा पेपर क्लियर हो जाए, कौन सी बुक से पढ़ें, 500 प्लस मार्क की स्ट्रेटजी क्या होगी, पूरा सिलेबस इन 6-7 महीनों में कैसे कवर करें और मतलब कौन सा पोर्शन कहाँ से पढ़ें। तो भाई बच्चों के ये डाउट्स तो रहते ही हैं। तो आज इस वीडियो में आपके ये सभी डाउट्स पूरे के पूरे क्लियर होने वाले हैं। तो भाई जैसा कि आप जानते हो कि हमारा पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स का। तो भाई मैथमेटिक्स में आप सभी जानते हो हमारा पेपर कितने नंबर का होता है। 30 नंबर का पेपर होता है अपना मैथमेटिक्स का। और अपने मैथमेटिक्स में पूरे टोटल, वैसे मैं आपको इसमें पढ़ के दिखाऊं तो इसमें तो बहुत सारे हैं भाई, नीचे तक आप देख सकते हो। इसमें देखो, वेक्टर से लेकर प्रोबेबिलिटी तक सारे चैप्टर दे रखे हैं। देखिए, ये सिलेबस मैंने खुद से नहीं बनाया है, ये यूपीएससी ने पीडीएफ जारी कर रखी है, वहीं से एडिट करके बनाया मैंने। तो भाई पहला तो अलजेब्रा आता है आपका, इसमें अलजेब्रा में क्या, सेट्स वाला चैप्टर, आपका रिलेशन फंक्शन वाला चैप्टर, ये आपकी 11th क्लास के चैप्टर बता रहा हूँ मैं, ये वाले चैप्टर आ जाते हैं अलजेब्रा में। साथ ही साथ अलजेब्रा में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर ये भी 11th में है। साथ ही साथ रियल नंबर्स वाला चैप्टर जो था ना, हमने पढ़ा था 11th में, उसमें भी कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट कई बार देखने को मिल जाते हैं। जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ये पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर है ना 11th में, पूरा वो चैप्टर। और वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम उसकी एप्लीकेशन, लोगारिथम और उनके एप्लीकेशन। देख लो भाई, ये पूरा सिलेबस अलजेब्रा का चल रहा है अभी, ये पूरा अलजेब्रा का ख़त्म हुआ है जितना मैंने बताया है। उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, इसकी अगर आप नई एडिशन की बुक लोगे तो आपको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के 3 चैप्टर देखने को मिलेंगे अपनी एलिमेंट्स की बुक में। और एनसीईआरटी में इसका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के 2 ही चैप्टर हैं, एक मैट्रिक्स का एक डिटरमिनेंट्स का। पर एलिमेंट की बुक लोगे तो एलिमेंट की बुक में आपको इसके 3 पार्ट मिलेंगे इस चैप्टर के, मतलब 3 चैप्टर्स मिलेंगे बेसिकली मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के। तो ये आपका अभी 11th में नहीं, जो बच्चे 11th में हैं वो उनका अभी नहीं आएगा, ये आपका आता है 12th क्लास में। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स ये आपका 12th क्लास में आता है। ओके, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आपकी आती है। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री वैसे शुरू तो 10th में हो जाती है, जो बेसिक आइडियाज़ होते हैं वो 10th में बताते हैं, पर कंप्लीट होती है अपनी कंप्लीट होती है अपनी 11th में जाके। अरे भाई रुक जा, ये देखो भाई मज़े ले रहा है, कह रहा है बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे हम, कुछ खोल देंगे बीच बीच में। हाँ भाई, तो आपकी मैं बता रहा था शुरू होती है 10th में, लेकिन कंप्लीट होती है आपकी 11th में जाके। तो आपको 11th में इसका बहुत सारा पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री का देखने को मिल जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री में 10 से 12 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने के लिए मिलेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री छोटी मोटी नहीं है, बड़ी भी है, लेकिन एक बार से आपने समझ ली ना तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके ईजिली हो जाएंगे। उसके बाद इसमें मैं आपको बता देता हूँ 3D 2D स्ट्रेट लाइन, जो भी आप 2D तो बेसिकली हमने पढ़ा था 11th में, और 3D हम पढ़ेंगे 12th में। बेसिकली 12th में पढ़ेंगे हम 3D, और 11th में आपने 2D पढ़ लिया होगा। जो बच्चे 10th में हैं तो वो अभी उनके सामने नहीं आया होगा 2D 3D, वो 11th में मिलेगा उनको 2D, जिसमें स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, पूरी की पूरी कॉनिक्स आएगी। और 12th में उसका 3D वर्जन, यानी कि स्पेयर और 3D लाइंस, एक्स वाई जेड एक्सिस, ये 3D वगैरह सब कुछ पढ़ने को मिलेगा वहाँ पर 12th में। तो बेसिकली हम छोटे वर्ड्स में कहें तो 2D आपको मिलेगा 11th में और 3D आपको मिलेगा 12th में। तो बेसिकली इसमें यही था। और नीचे जाके देखेंगे हम डिफरेंशियल कैलकुलस। हाँ भाई, तो इंटीग्रल डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रस कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो भाई ये आपका बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है 12th का भी और एग्जामिनेशन का भी। तो भाई डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रेशन कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको देखने के मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास में।
11th में इसका कुछ नहीं है, बस 11th में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा बता रखा है लिमिट वाले चैप्टर में, आपको आखिरी वाली 4-5 एक्सरसाइज में मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है, लेकिन कंप्लीट आपको डिफरेंशिएशन के बारे में पता चलेगा जाके 12th क्लास में। और ये बहुत बड़ा पोर्शन कवर करती है, डिफरेंशिएशन प्लस उसकी एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन प्लस एक इंटीग्रेशन प्लस उसकी एप्लीकेशन। और इंटीग्रेशन के भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो भाई लगभग आप हिसाब लगाओ तो इसके 5-6 चैप्टर कवर हो जाते हैं 12th क्लास के कैलकुलस लगा के। उसके बाद ये पोर्शन होने के बाद आपका वेक्टर आता है। वेक्टर एक चैप्टर आएगा 3D से पहले, आसान चैप्टर है। और आसान, इस चैप्टर में से भी 5 से 6 क्वेश्चन और कई बार 10 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये चैप्टर भी आप कर लोगे तो आसान है, और वेटेज भी ज़्यादा ही रहती है इसकी। उसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इन दोनों चैप्टर्स को आप मिलाओगे ना, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो इनकी आज तक जो वेटेज देखी गई ना, एवरेज दोनों के मिला के बता रहा हूँ मैं, आज तक इनकी एवरेज जो वेटेज देखी गई है दोनों के मिला के, तो 15 से लेकर 18 और कई बार 20 क्वेश्चन भी, 15 से लेकर 20 क्वेश्चन या 15 से लेकर 18 क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। और स्टैटिक्स तो आपकी छोटी क्लासेस से ही शुरू हो जाती है, प्रोबेबिलिटी भी आपकी 9 या 10th से शुरू हो जाती है और आपकी 12th तक जाती है। स्टैटिक्स आपकी 11th तक जाती है, लेकिन स्टैटिक्स में कुछ पोर्शन आपके बीटेक के भी पूछे जाते हैं पेपर में, छोटे मोटे पोर्शन, तो उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसमें शायद मेंशन भी होगा, हाँ ये रहा, कोरिलेशन और रिग्रेशन, ये आपको मिलेगा बीटेक के बेसिक में, तो ये भी आपको पढ़ना है वहाँ से। उसके बाद भाई मैथमेटिक्स हो गया हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस। अब बढ़ते हैं हम इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में भाई इन्होंने बता रखा है, बस देखो इतना सा लिख दिया और कह दिया भाई इंग्लिश की स्किल्स देखेंगे हम, उसकी ग्रामर, उसका यूकेज, उसकी वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, कोहेंशन स्किल्स, बस इतना सा बता के ख़त्म कर दिया। तो मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या आता है। इसमें एक तो आपके देखने को मिल जाएंगे आपको PQRS वाले। PQRS वाले सभी बच्चे समझ गए होंगे कौन सी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जंबल सेंटेंसेस या फिर जंबल पैराग्राफ्स की। तो 5 से 10 नंबर के तो ये आते हैं। फिर आपको 20 से 30 क्वेश्चंस भाई वोकैब से मिलेंगे। वोकैब में मैं क्या क्या इंक्लूड कर रहा हूँ, वोकैब में इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, एक तो एंटोनियम्स, एक सिनोनियम्स और एक आइडियम एंड फ्रेजेस। तो अगर आपको इनको कवर करना है ना, डेली के डेली कम से कम 2 या 3 आपको आइडियम फ्रेजेस और वोकैब साथ ही साथ लेके चलनी पड़ेगी, वरना आपका ये पोर्शन बहुत ही बड़ा होता है, वरना ईजिली क्लियर नहीं हो पाएगा। एक कभी कभार आपका कॉम्प्रिहेंशन भी आ जाता है इसमें। कॉम्प्रिहेंशन जैसे एक छोटा सा पैराग्राफ दे देंगे और उसमें से क्वेश्चन बना देंगे, अनसीन पैसेज जैसे आपके स्कूल में होता है ना पेपर में, उसी टाइप का समझ लीजिए आप उसको। बस फ़र्क इतना होगा उसमें MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे सारे। और कई बार इम्प्रूव द सेंटेंस भी आ जाता है। इम्प्रूव द सेंटेंस, उसमें कोई भी सेंटेंस होगा उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन कर देंगे और नीचे ऑप्शन दे देंगे कि इसकी वर्ड की जगह ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है। आपको जो इम्प्रूवमेंट बढ़िया लगे ना कि हाँ इसकी जगह ये बन रहा है, तो आप इसको टिक कर देना, वरना D ऑप्शन होता है ये नो इम्प्रूवमेंट का, आप उसको टिक कर सकते हैं। उसके बाद एक मैंने छोड़ दिया मेन, स्पॉटिंग द एरर आता है। सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ABCD। D पार्ट तो मेनली नो एरर का होता है। ABC में से आपको छांटना अगर कोई एरर है तो, लाइक आपको पता चल गया कि B में एरर है तो B को टिक कर दीजिए, आपको पता चल गया A में एरर है तो A को टिक कर दीजिए, आपको पता चला कि कोई एरर नहीं लग रहा है तो आप D को टिक कर सकते हैं बस। और आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप उसको छोड़ भी दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3। अगर किसी को नहीं पता तो अब देख लो, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। और इंग्लिश का पेपर आता है अपना 200 नंबर का। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपका पार्ट भी आ गया जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज नाम इसका जनरल नॉलेज है, लेकिन आ जाता है इसमें साइंस, SS, करंट अफेयर और GK सब कुछ। तो इन्होंने बता भी रखा है। फिजिक्स का सिलेबस देख लो भाई पूरा, इन्होंने ये सब पढ़ने लगा तो टाइम लग जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ फिजिक्स में क्या क्या आता है शॉर्ट में। तो भाई फिजिक्स में कुछ नहीं, बस आपको 9th 10th 11th और थोड़ी बहुत 12th की फिज़िक्स का बेसिक पता होगा ना, बेसिक भी पता होगा, तो भाई आपकी फ़िज़िक्स पार है, फिज़िक्स पार है आपकी। और उसके बाद नीचे चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो भाई केमिस्ट्री में सेम 9th 10th और 11th, बस 12th जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि 12th का बहुत
कम पोर्शन आता है बेसिकली। केमिस्ट्री में 9th 10th और 11th से सवाल आते हैं, 12th में आज तक एक ही सवाल आया बस, बहुत कम पोर्शन आता है 12th से। तो आज अब 9th 10th 11th कर दी ना, आप समझ लिया आपकी केमिस्ट्री हो चुकी। उसके बाद जनरल साइंस जनरल साइंस का मतलब बायोलॉजी है यहाँ पर इनडायरेक्टली, इन्होंने पर जनरल साइंस लिख रखा है, मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब बायोलॉजी इनडायरेक्टली। तो इसमें कुछ नहीं, बायोलॉजी का सिस्टम आता है पूरा। और बायोलॉजी में आपका बात करूँ तो बायोलॉजी मेनली 9th और 10th की आती है, 11th और 12th की कम ही आती है, बहुत कम। बेसिकली आपकी बायो अगर 9th 10th की होगी ना तो बायो के कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 में से 9 आप करके आओगे अगर 9th 10th की अच्छी तरह कर ली तो आपने। उसके बाद आगे अपनी हिस्ट्री आती है भाई। तो हिस्ट्री भाई बहुत बड़ी है, जितनी पढ़ोगे उतनी कम। हिस्ट्री में इन्होंने शुरू में लिख दिया, देखो ए ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इसमें क्या क्या पढ़ोगे आप, सब कुछ आ गया। उसके बाद इन्होंने और भी एक्सप्लेन कर रखा है क्या क्या आ रखा है। तो हिस्ट्री का सिलेबस पूरी अच्छी तरह डिफाइन नहीं है, लेकिन जियोग्राफी का सिलेबस देखोगे ना, जियोग्राफी का जितना इसमें लिख रखा है ना वो सारा पढ़ लो आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक जियोग्राफी का सिलेबस है। अगर ये सारा कर लिया ना आपने जियोग्राफी का सिलेबस, बस इतना आता है, इससे बाहर नहीं आता। और उसके बाद करंट इवेंट्स, ये तो है ही भाई, करंट अफेयर अखबार में से पढ़ो, थोड़ी बहुत न्यूज़ देखो, या फिर किसी यूट्यूब चैनल पे से देखो। तो करंट अफेयर आपको साथ साथ बनाने पड़ते ही हैं। उसके पास बस यही थे, करंट अफेयर हो गए, जियोग्राफी हो गई। हाँ, हिस्ट्री का बता रहा था मैं। तो इन्होंने हिस्ट्री तो दे दी, पर पॉलिटी और सिविक्स नहीं दी। तो मैं पॉलिटी और सिविक्स नहीं दी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पॉलिटी सिविक्स में क्या आता है। तो भाई पॉलिटी और सिविक्स में बेसिकली आता क्या है, और इकोनॉमिक्स भी नहीं दी, मैं इकोनॉमिक्स में बता देता हूँ एक बार। पॉलिटी और सिविक्स तो एक ही चीज़ है, बड़ी क्लास में आके वो पॉलिटी बोल देते हैं, छोटी क्लासेस में सिविक्स बोल देते हैं। तो भाई पॉलिटी में तो आपका वही आर्टिकल्स, एक तो फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल, और जो दूसरे आर्टिकल इमरजेंसी वाले, और दूसरे जो मेन आर्टिकल मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो में, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। और इकोनॉमिक्स की बात कर लो तो इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान्स इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस यही था पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का सिलेबस तो। और हिस्ट्री का मैं बता रहा था, तो हिस्ट्री का मैं क्या बता रहा था कि हिस्ट्री आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई सी बुक से, पर बेस्ट क्या रहेगा हिस्ट्री में। हाँ, बुक्स का शुरू से बता देते हैं कहाँ से पढ़ना है। हाँ, मैथ्स पे आ जाते हैं। तो भाई मैथ्स का कई बच्चों का डाउट रहता है कि कहाँ से शुरुआत करें, क्या पढ़ें। तो भाई मैं तो बताऊँगा, अपना पहला है ना, मैथ्स का बेसिक क्लियर करो आप कहीं से भी, चाहे आप एलिमेंट्स की बुक से बेसिक क्लियर करो, चाहे आप एनसीईआरटी से क्लियर करो, लेकिन भाई पहले तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा ना तो कोई भी बड़ी बुक उठा लो, आपके क्वेश्चंस होंगे नहीं और आप इरिटेट हो जाओगे, बुक को साइड में फेंक दोगे। पहली बात तो आपका मैथ्स में है ना बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए। एकदम बेसिक पहले बन गया ना तो आपके पेपर के कई सारे क्वेश्चंस तो वहीं से हो जाएंगे। पहले बेसिक बना लो कोई सी बुक से, या तो एनसीईआरटी या फिर एलिमेंट्स। बेसिक बन गया उसके बाद आप कोई सी भी कंपटीशन बुक उठा सकते हो, या तो RS अग्रवाल या फिर NDA पाथफाइंडर अरिहंत की, या फिर और भी बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, आप कोई सी भी उठा सकते हो उनमें से, जो भी आपको पढ़ने के मन करे। वो उसमें बेसिक मिलेगा दोबारी, उसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा ट्रिक्स वगैरह दे देते हैं और एक्स्ट्रा बेसिक दे देते हैं। और आप यूट्यूब से देखना चाहो किसी चैनल से तो यूट्यूब से भी देख सकते हो, ट्रिक्स और मेथड्स, क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से सोल्व करने की ट्रिक्स एंड टिप्स। तो आप और कम से कम 15 से 20 चैप्टर अपने ऐसे कर लो, 30 में से कम 15 से 20 चैप्टर ऐसे कर लो मैथ के, कि मतलब ये तो आप इसमें आप मास्टर हो जाओ बिल्कुल। कम से कम 15 से 20 चैप्टर, क्योंकि 15 से 20 चैप्टर कर लिए ना आपका पेपर तो एकदम क्लियर हो जाएगा, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। और अगर आपके पास टाइम कम है तो 15 चैप्टर तो मिनिमम लेके चलो, और आपका पोटेंशियल ज़्यादा है तो 25 चैप्टर लेके चल सकते हो आप। और आपने पहले पढ़ रखा है अच्छी तरह तो आप 30 के 30 चैप्टर भी कर सकते हो। तो सीक्वेंस वही रहेगा, पहले बेसिक और बाद में कोई भी कंपटीशन की बुक उठा के आप वहाँ से क्वेश्चंस PYQs की प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ में तो भाई एक ही चीज़ कहूँगा, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी वहाँ पर क्वेश्चन सोल्व होंगे। बच्चों को एक और चीज़ फेस करनी पड़ती है मैथ में पता है क्या होता है, मैथ में टाइम बहुत कम लगता है बच्चों को, जितना ही मिलता है उनके पास टाइम एकदम कम लगता है बच्चों को पेपर में बैठने के बाद। ये लगभग 90 to 95% बच्चों के पास यही प्रॉब्लम होती है मैथ में टाइम की।
तो टाइम आप कैसे मतलब बढ़ा सकते हो अपना मैथ में, तो उसका बस एक ही तरीका, प्रैक्टिस जितनी करोगे ना वहाँ पर उतनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा और उतना आपके पास टाइम और ज़्यादा होगा। तो भाई एक यही तरीका है टाइम वाला। तो टाइम वाला इशू प्रैक्टिस के बिना सोल्व नहीं हो सकता। और जितनी ज़्यादा आप ट्रिक्स और कई बच्चे क्या करते हैं, ट्रिक्स के पीछे पड़ जाते हैं। तो भाई ट्रिक्स के पीछे बाद में पढ़ना, पहले बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा जब तक ट्रिक्स बिल्कुल काम नहीं आने वाली। उसके बाद इंग्लिश की देखते हैं कौन सी बुक। तो भाई इंग्लिश की मैं बताऊं तो भाई सच में इंग्लिश की कोई सी बुक ले सकते हो आप वोकैब के लिए, जो भी आपको अच्छी लगे। जहाँ से भी आप यूट्यूब पे देखो कोई बढ़िया बुक हो वोकैब की, तो आप कोई सी बुक ले सकते हो। लेकिन आप चाहे इंटरनेट से कर लो, लेकिन आपको 2-3 वर्ड वोकैब के ज़रूर करने हैं, 2-3 वर्ड आपको आइडियम फ्रेजेस के ज़रूर करने हैं डेली। ओके। उसके बाद ग्रामर भाई पूरी 10 नंबर की आती है। उसमें ही ABCD पार्ट होते हैं, मैंने बताया था ABCD पार्ट होते हैं अपने उसमें सेंटेंस में, क्या बोलते हैं उनको, स्पॉटिंग द एरर्स में। तो स्पॉटिंग द एरर्स में आती है पूरी ग्रामर। और ग्रामर में भाई जितना पढ़ोगे मतलब पूरी तो कर सकते हो आप ग्रामर, लेकिन बहुत बड़ी है ग्रामर, बहुत बड़ी। और सिर्फ 10 क्वेश्चन आते हैं। और तो इन ग्रामर को साथ साथ एक एक रूल पर डे करोगे ना तो ईजी पड़ेगी आपको। एक एक रूल पर डे करोगे ना तो आपके 200 रूल हो जाएंगे पेपर तक, 200 रूल। और 200 रूल कम नहीं होते कोई। जो आपको एक एक रूल रोज़ पढ़ोगे ना तो ग्रामर इजीली हो जाएगी। और बाकी आप प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो इंग्लिश की कोई सी बुक उठा के। उसके बाद जनरल नॉलेज मीन्स आपका साइंस वगैरह, सोशल स्टडीज़ वो आ गया। तो हाँ, इसमें फिजिक्स आती है, अपनी केमिस्ट्री और अपनी बायो। तो भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों चीज़ आप कहाँ से पढ़ोगे? तो भाई इनका मैं सीधे सीधे जवाब दूँ ना, NCERT। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। 9th की NCERT उठा लो, 10th की NCERT उठा लो, बायो की तो बस इससे ज़्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में 9th, 10th, 11th की बेसिक जो चैप्टर आ रहे हैं ना, एक बार सिलेबस में देख लेना, जो चैप्टर्स आ रहे हैं बस वही करने हैं, उससे बाहर नहीं। और फिजिक्स में 9th, 10th और 11th का ही है बेस मेन। तो थोड़े बहुत चैप्टर 12th के भी हैं, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो मेन चैप्टर है ना वो 12th के भी हैं कुछ। तो वो भी आप नहीं छोड़ सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, आपको 12th भी पढ़नी पड़ेगी अगर आपको साइंस में अच्छे से नंबर चाहिए तो। और साइंस इतनी हार्ड नहीं आती जितने बच्चे सोचते हैं। साइंस आपकी बेसिक लेवल तक रहती है लगभग, थोड़ी बहुत मीडियम लेवल तक जाती है, लेकिन हार्ड कभी भी नहीं आती। हार्ड क्वेश्चन आपको मुश्किल से 1-2 देखने के मिलेंगे एग्जाम में, वरना वो भी देखने को नहीं मिलेंगे। जो बच्चे इस बार पेपर दे के आएंगे उनको पता चल ही गया होगा साइंस का क्या लेवल रहता है। उसके बाद अगर आप साइंस तीनों पार्ट एक ही बुक में चाहते हो ना तो भाई NDA पाथफाइंडर ले लो। NDA पाथफाइंडर में आपको अरिहंत की है, ये अरिहंत की NDA पाथफाइंडर। अगर आप इसको लोगे ना तो इसमें आपको सारे सब्जेक्ट एक ही साथ मिल जाएंगे, और साथ में उनको चैप्टर्स भी मिल जाएंगे, कौन से चैप्टर्स आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर आपको केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, और कौन से चैप्टर आपको बायो में पढ़ने हैं। और आपको मैं ग्रुप पे अपनी PDF भी भेज दूंगा कि किस में कौन से कितने चैप्टर आते हैं इसमें। अगर आप PDF में आपको क्लियर नहीं हो रहा हो ना कि चैप्टर्स कौन से वगैरह हैं, तो मैं आपको ये PDF भी भेज दूंगा, और साथ में एक अलग से हैंड एडिट करके एक वो भी भेज दूंगा, आप वहाँ से क्लियर कर लेना। उसके बाद हिस्ट्री कहाँ से पढ़े? तो हिस्ट्री भाई यहाँ तो आप यूट्यूब पे मैराथन्स देख लो, वीडियोज़ देख लो हिस्ट्री की। और बेसिकली हिस्ट्री आपको पढ़नी है ना तो मैं कहूँगा NCERT पढ़ लो, 11th 12th की बहुत है भाई। अगर आप NCERT पढ़ गए ना तो हिस्ट्री के 15 से लेकर 18 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसमें से 10 से लेकर 12 क्वेश्चन तो देखते ही कर दोगे, मेरी गारंटी है, अगर आप NCERT पढ़ गए तो। क्योंकि NCERT से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं हिस्ट्री में। तो NCERT इज़ इम्पोर्टेंट इन द केस ऑफ हिस्ट्री। ओके। देन जियोग्राफी की बात करें तो इसकी मैंने PDF बना रखी हैं 2, एक तो वर्ल्ड जियोग्राफी की, एक इंडियन जियोग्राफी की। वो दोनों PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना। या फिर जियोग्राफी आप NDA पाथफाइंडर में तो वहीं से पढ़ सकते हैं, किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, या फिर आप मैराथन्स देख सकते हैं यूट्यूब पे, या फिर कोई अलग से बुक लेने की तो ज़रूरत है नहीं। मैं आपको नहीं कहूँगा कि जियोग्राफी की आप कोई अलग से बुक लो। उसके बाद करंट इवेंट्स तो आपको मैंने बता ही दिया, साथ साथ लेके चलने हैं। तो हो चुका है हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट, पूरा ही सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो भाई सब कुछ मैंने बता दिया है, कहाँ से कितना पढ़ना है। अब आप पूरी अच्छी तरह मेहनत करोगे ना तो आपके लगभग मैं बता रहा हूँ गेट में तो भाई आप टारगेट लगा के चलो 375 प्लस का। और भाई मैथ्स में आप टारगेट लगा के चलो 125 प्लस का। और भाई टोटल आपका फिर बन जाएगा पूरा 500 प्लस मार्क्स आप कोई भी बच्चा ले सकता है, चाहे वो मैथ में कमज़ोर हो चाहे किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हो। ये तो है नहीं कि कोई बच्चा है वो साइंस में भी कमज़ोर है, मैथ में भी कमज़ोर है, SS में भी कमज़ोर है, GK में कमज़ोर है, इंग्लिश में भी कमज़ोर है, सब सब्जेक्ट्स में कमज़ोर है।
फिर तो भाई अगर ऐसा कोई बच्चा है भी तो फिर तो उसको खुद इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेगा तो भाई वो तो पास होने के लिए भी उसको लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि पास होने के लिए भी 350 से लेकर 380, 90 या 400 लगा लो, 400 तक नंबर लेने पड़ते हैं। तो भाई ऐसे बच्चे को तो भाई सेल्फ स्टडी थोड़ी मैं कहूँगा ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बुक्स के चक्कर में तो बाद में पढ़े। ऐसे बच्चे जो है ना उनको मैं कहूँगा अपना बेसिक पहले पूरी तरह स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और जो बच के बाकी बच्चे जो हार्ड वर्क करते हैं तो उनके लिए 500 प्लस मार्क्स लेना इतना मुश्किल नहीं होगा। एक बार तो आपने सिलेबस को अच्छी तरह से जान लिया कि क्या है, उसके बाद 500 प्लस मार्क्स आप अच्छी तरह ले सकते हो। बस आपको एक बढ़िया सी बुक लेनी, कोई भी उसमें से पढ़ लिए। पहले आप शुरू में आपको अपना बेसिक क्लियर करना अच्छी तरह, और बाद में आप इजीली धड़ाधड़ सोल्व करते जाओगे। और 500 प्लस मार्क्स में एक और चीज़ देख लो जाते जाते, एक और चीज़ देख लो, मैथ्स में अगर आपने 15 से 20 चैप्टर भी कर लिए ना, लेकिन वो अच्छी तरह कर लिए, तो मैथ में आपको 125 से लेकर 200 नंबर तक इसके बीच में पक्का आएंगे। उसके बाद गैट में 3 पोर्शन होते हैं अपने। इंग्लिश में अगर आपने वोकैब पर अभी से ध्यान देना शुरू कर दिया ना, तो गारंटेड आपके लास्ट तक वोकैब में तो अच्छे बन ही जाएंगे। वोकैब में 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बताए थे। क्या हो रहा है भाई, इसको एग्ज़िट कर देते हैं। लो भाई ये तो एग्ज़िट ही नहीं हो रहा। हाँ, तो वोकैब में आप देखोगे ना, तो वोकैब में आपके 20 से 30 क्वेश्चन एंटोनियम, सिनोनियम और आइडियम फ्रेजेस को मिला के, तो ये 20 से 30 क्वेश्चन मतलब आप देखो कि 50 क्वेश्चन में से बहुत सारा पोर्शन तो यहीं पर कवर हो गया। 10 PQRS, ये तो आप भाई 10 में से 9 या पूरे के पूरे 10 PQRS एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, तो ये तो ईजिली कराओगे आप। तो मैं कहना चाहता हूँ, अपने ग्रामर छोड़ भी दी ना, तो कम से कम 40 में से ग्रामर छोड़ दिया आपने, 10 क्वेश्चन छूट गए आपके, तो कम से कम 40 में से 35 प्लस क्वेश्चन तो आप करके आओगे। तो इंग्लिश में आपका स्कोर हो गया 35 प्लस क्वेश्चन करेक्ट का। उसके बाद साइंस जिसने बच्चे ने अच्छी तरह से पढ़ ली ना, इतना मुश्किल क्वेश्चन आता नहीं है, बेसिक से आता है। 40 प्लस क्वेश्चन आप, मैं कह रहा हूँ, ईजिली कराओगे आप साइंस में। तो टोटल आ गया आपका 75 प्लस। उसके बाद आप SS, करंट अफेयर, ये सब डेली थोड़े बहुत करते रहे ना, तो इसमें आप 25 प्लस कुछ मार जाओगे। तो 75 प्लस 25, 100 प्लस क्वेश्चन हो गए। 100 प्लस क्वेश्चन आप करके आओगे एकदम करेक्ट। ये मैं बता रहा हूँ करेक्ट वाले आप मतलब 100 के करीब करके आओगे ना, लगभग आपके 400 प्लस मार्क्स बन जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन का 4 मिलता है। उसके बाद आप जैसे सोच के आओ, पेपर में आप कराए जैसे लगा लो 120 क्वेश्चन करके आए, उसमें से लगभग आपके 105 सही हैं, तो आपके मार्क्स बन गए 420। उसमें से 15 आपके हो गए गलत, तो कोई बात नहीं, 5 जो सही थे वो कट जाएंगे, मतलब 20 नंबर कट जाएंगे, तो भी आपके 400 ही बनेंगे, लास्ट में 400 ही बन रहे हैं। तो बेसिकली आप देख रहे हो, तो ये मतलब 400 नंबर बने कैसे ही, पर आपको लेने हैं कैसे बने, चाहे आप 150 क्वेश्चन करके आओ, जब भी आपके 400 नंबर बन सकते हैं। अगर आप सही ठीक करके आओगे, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी कम कराओगे, तो नेगेटिव मार्किंग तो ध्यान में रखना ही है। बाकी सब कुछ क्लियर हो गया इस वीडियो में, कहाँ से क्या पढ़ना है। ये बहुत डिमांडिंग वीडियो थी। बच्चा व्हाट्सएप पे बार पूछता ही रहता था, ये कहाँ से पढ़ें, तो ये वाला पूरा क्लियर हो गया होगा मामला, और एकदम मस्त वाला क्लियर हो गया होगा पूरा। तो इसके बाद करंट अफेयर में मैं लास्ट में जाते जाते एक 2-4 चीज़ बता जाता हूँ। एक तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और वर्ल्ड बैंक, और इसके मेंबर्स। 6 तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इनको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। और कुछ क्या, एक तो EU, एक NATO, ये दोनों भी एक बार नोट कर लो। और लगभग 8 हो गए ना, 8 हो गए, तो 2 और बता देते हैं, कौन से बताएं। एक UN, इसके 6 ऑर्गन है ना वो सारे, एक UN, और एक और बच गया, एक कौन सा बताएं। हाँ, एक अपना G7 और G20 तो बच ही गया, G7 और D20। ये जो मैंने 10-11 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम बताया ना, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस के एक तो आप हेडक्वार्टर्स, एक इनके मेंबर कंट्रीज़, ये 2 चीज़ कर ली ना आपने। हाँ, मेंबर कंट्रीज़ का मैं बताना चाहूँगा, वर्ल्ड बैंक, UN, ये 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इनका मेंबर कंट्रीज़ आप मत देखना है, क्योंकि इनके मेंबर कंट्रीज़ आपको 195, 185 बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो वो आप नहीं पढ़ पाओगे इतने ज़्यादा।
बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके बहुत कम मेंबर्स हैं। किसी के नाटो के लगाओगे तो नाटो के ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिलेंगे, यूरोपियन यूनियन के भी 28 से 30 मिलेंगे, बाकी सब के 9-10 इतने मिलेंगे लगभग। तो मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि ये इन सब के मेंबर कंट्री जो हेडक्वार्टर आप कर लोगे तो एक बार करंट अफेयर में मतलब 1-2 क्वेश्चन तो आपके पक्का बन जाएंगे यहाँ से, गारंटेड। ओके, तो आज की वीडियो कर रहे हैं यहाँ पर ख़त्म। जो भी आखिर तक देख रहे थे उनको पूरा क्लियर हो गया होगा मामला, और जो बेचारे नहीं देख रहे थे वो एक बार वीडियो को देख लेना। मैं कहूँगा उनको कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बड़ी बेशक चली गई वो वीडियो, लेकिन आपको सब कुछ एकदम मस्त वाला क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में कि कौन सी बुक लेनी है, कहाँ से पढ़ना है, तो पूरा मामला एकदम ओपी हो गया होगा। और अभी भी कुछ क्वेरीज बची हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना।